इतिहास क्या होता है? क्या वो जो किताबों में लिखा है बस वही सच है, या उसे चुनौती भी दी जा सकती है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त बौद्धिक चुनौती की बात करने वाले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का तरीका ही बदल दिया। और मजे की बात यह है कि हमारी ये सारी पड़ताल इन हस्तलिखित नोट्स पर आधारित है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। ये एक मैदान है, बहस का, तर्कों का। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक लड़ाइयों में से एक को समझने जा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये बहस थी क्या। फिर द्विवेदी जी की उन 3 किताबों पर नजर डालेंगे जो इस बहस का आधार बनी। इसके बाद आदिकाल वाले विवाद की तह तक जाएंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इस सब का आज क्या मतलब है, द्विवेदी जी की विरासत हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलिए, तो कहानी शुरू होती है एक बौद्धिक जंग के मैदान से। एक तरफ थी पहले से बनी बनाई धारणाएं, और दूसरी तरफ थे एक अकेले विद्वान जो इन सब को चुनौती देने वाले थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये नोट्स देखिए, ये हमें सीधे उस टकराव के दिल में ले जाते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि द्विवेदी जी कोई नया आइडिया लेकर आए थे, नहीं, वो तो सीधे सीधे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुनौती दे रहे थे। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। तो सवाल ये है कि द्विवेदी जी के हथियार क्या थे इस लड़ाई में? खैर, उनके हथियार थीं किताबें, वो 3 फाउंडेशनल टेक्स्ट्स जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और ये देखिए, इन्हीं हाथ से लिखे नोट्स में हमें उन 3 किताबों का जिक्र मिलता है जो द्विवेदी जी की क्रांति का आधार बनी। ये सिर्फ किताबों की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से उस पूरे विचार का ब्लूप्रिंट है। तो ये है वो 3 किताबें, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब जरा इनकी तारीखों पर गौर कीजिए। 1940, फिर 1952। मतलब ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि 1 दशक से भी ज्यादा चली सोची समझी वैचारिक लड़ाई थी। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक शब्द जिसने पूरे विवाद की आग लगा दी। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक पूरे युग की पहचान को तय करने की लड़ाई थी। एक तरफ थे आचार्य शुक्ल, जिन्होंने शुरुआती दौर को नाम दिया वीर गाथा काल, मतलब हीरोइक बैलेड्स का दौर, वीरों की गाथाओं का युग। सुनने में तो ठीक लगता है, पर यह नजरिया थोड़ा संकरा था। फिर आए द्विवेदी जी और उन्होंने कहा, नहीं, इसे कहिए आदिकाल, यानी द फर्स्ट पीरियड, शुरुआत का दौर। ये एक ऐसा नाम था जिसने उस दौर की हर आवाज को, हर तरह के साहित्य को अपने अंदर समेट लिया। तो आदिकाल कहने का मतलब क्या था? असल में द्विवेदी जी ये कह रहे थे कि हमें 10वीं से 14वीं सदी के साहित्य को पूरी तरह से देखना होगा, सिर्फ उसके एक हिस्से यानी वीर गाथाओं को नहीं। ये बदलाव सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा था। और हमारे नोट्स में ये बात साफ साफ लिखी भी है। देखिए, प्रथम काल को आदिकाल कहा और समय क्या बताया? 10वीं 14वीं शताब्दी। मतलब ये जानकारी सीधे सोर्स से आ रही है। लेकिन बात सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित नहीं थी। द्विवेदी जी तो खेल के नियम ही बदल रहे थे। वो हिंदी साहित्य की कहानी को, उसकी शुरुआत को बिल्कुल नए सिरे से लिख रहे थे। और फिर आया उनका सबसे ऑडेशियस, सबसे साहसिक कदम। सोचिए, जब सब एक स्थापित परंपरा को मान रहे थे, द्विवेदी जी ने एक नया नाम सामने रखा और कहा, हिंदी का पहला कवि है अब्दुल रहमान। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये परंपरा पर सीधी चोट थी। तो सवाल उठता है कि उनकी इस दावे के पीछे लॉजिक क्या था? ये कोट उनकी सोच को साफ करता है। द्विवेदी जी का मानना था कि किसी युग का ट्रेंड सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि कितनी किताबें मिली हैं, बल्कि उस दौर की मुख्य प्रेरणा क्या थी, उसकी आत्मा क्या थी, इससे तय होता है। और एक बार फिर हमारे ये नोट्स इस बात की पुष्टि करते हैं। मुख्य प्रेरणा ग्रंथों की संख्या नहीं, यही द्विवेदी जी के नजरिए का सार था। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। और उनके काम का असर इतना जबरदस्त हुआ कि एक और बड़े विद्वान डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को कहना पड़ा कि आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये एक तरह से उनकी विरासत पर मुहर थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
द्विवेदी जी की इस बौद्धिक जंग से आज हम क्या सीख सकते हैं? चलिए, उनकी विरासत पर एक फाइनल नज़र डालते हैं। तो संक्षेप में देखें तो द्विवेदी जी ने क्या किया? पहला, उन्होंने आदिकाल शब्द को स्थापित किया, जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उन्होंने इस सोच को तोड़ा कि इतिहास की सिर्फ एक ही कहानी हो सकती है। तीसरा, उन्होंने साहित्य को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर देखने का एक नया तरीका दिया। और सबसे जरूरी, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाल पूछने के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। द्विवेदी जी ने हमें सिखाया कि किसी भी स्थापित कहानी को आखिरी सच मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। तो सोचिए, आज हमारे चारों तरफ ऐसी कितनी कहानियां हैं, इतिहास की, विज्ञान की, या शायद हमारी अपनी जिंदगी की, जो बस एक नई नज़र, एक नई चुनौती का इंतजार कर रही हैं।